मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्ची और दिल को छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानियां आपको सच में सुकून देती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को नई ऊर्जा और नई उड़ान देता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां ना मोबाइल था, ना वीडियो गेम्स और ना ही महंगे क्रिकेट किट्स। वो दौर था मिट्टी का, वो दौर था पसीने का और वो दौर था दोस्ती का। सुनिए मुंशी प्रेमचंद के कालजयी कथा संग्रह मानस सरोवर से एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इंसान की फितरत का आईना है, गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने और आज की ये नई पीढ़ी चाहे क्रिकेट और गोल्फ के पीछे कितनी ही दीवानी क्यों ना हो जाए, मैं तो डंके की चोट पर पूरी शिद्दत से यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। हाँ, राजा। आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब कभी किसी खाली मैदान में या गांव की पगडंडी पर मैं लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो सच कह रहा हूं, जेल लोट-पोट हो जाता है। मन के किसी कोने में दबा हुआ वो छोटा सा बच्चा मचल उठता है। दिल करता है कि अपनी इस अफसरी को, इस सूट बूट को, इस टाई की जकड़न को वहीं उतार फेंकूं और दौड़कर उनके बीच जा खड़ा हूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की और ना ही हजारों रुपयों के बल्ले की। बस मजे से किसी पेड़ पर चढ़ गए, एक अच्छी सी मजबूत टहनी काटी, अपनी ही जेब से चाकू निकाला और उसे छीलकर गुल्ली बना ली। 2 लोग भी आ गए तो खेल शुरू। जरा सोचिए, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐप क्या है? यही ना कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक आप हजारों रुपए या आज के जमाने में कहूं तो लाखों रुपए खर्च ना करें, आप खिलाड़ियों में गिने ही नहीं जाते। क्रिकेट को ही देख लीजिए, बल्ला अलग, गेंद अलग, पैड अलग, विकेट अलग और फिर खेलने के लिए एक तराशा हुआ मैदान अलग। लेकिन यहाँ गुल्ली डंडा है, बिन हर्रे फिटकरी, चोखा रंग। ना पैसा लगा, ना ढेला और मजा ऐसा कि भूल ना पाओ। पर अफसोस, हम अंग्रेजी चीजों के पीछे, उस दिखावे के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी ही संस्कृति, अपनी ही चीजों से हमें अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर लड़के से स्पोर्ट्स फी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो विदेशी खेल सके। कोई ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल, वो खेल जो हमारी खून में है, वे तो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अरे भाई, अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। हम जैसों या उन गरीब लड़कों के सिर पर ये व्यसन क्यों मढ़ते हो? लोग कहते हैं गुल्ली से आंख फूट जाने का डर रहता है। ठीक है, मानता हूं, लेकिन क्या क्रिकेट की उस सख्त लेदर की गेंद से सिर फूट जाने का या तिल्ली फट जाने का या टांग टूट जाने का डर नहीं रहता? अगर आज भी आप मेरे माथे को गौर से देखें तो बाईं तरफ एक छोटा सा निशान नजर आएगा। ये गुल्ली का दाग है, ये मेरे बचपन की निशानी है जो आज तक मेरे साथ है। और सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे कई दोस्त तो ऐसे हैं जो बचपन में थापी घुमाते थे और जवानी में बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी रुचि है। लेकिन मुझे तो गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। वे बचपन की मीठी स्मृतियां। आज जब मैं अपनी बंद आंखों से पीछे मुड़कर देखता हूं तो वे नज़ारे किसी फिल्म की तरह चलने लगते हैं। वो सर्दियों की सुबह जब रजाई की गर्माहट छोड़कर हम मुंह हाथ धोए बिना ही घर से निकल जाते थे। वो पेड़ों पर चढ़ना, वो टहनियां काटना, वो हाथों में चाकू लेकर घंटों मेहनत करके गुल्ली और डंडे को तराशना, वो पदाने वालों की खीज और पदने वालों की वो बेफिक्र हंसी, वो लड़ाई झगड़े, वो गाली गलौज, वो सरल स्वभाव। उस खेल में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई ऊंची जात का नहीं था, कोई नीची जात का नहीं था। खेल के मैदान में हम सब सिर्फ खिलाड़ी थे। वहां अमीराना चोंचलों की या ऊंचे खानदान के अभिमान की कोई गुंजाइश ही ना थी। हम मगन रहते थे। ये सब उसी वक्त फूलता था जब घर वाले रोटियों के लिए बुलाने आते। पिताजी चौखट पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अरे कहाँ मर गया? अम्मा दौड़कर द्वार तक आती। उनकी आंखों में मेरा भविष्य किसी टूटी हुई नाव की तरह डगमगाता दिखता। उन्हें लगता, ये लड़का तो गया, ये तो आवारा बनेगा। लेकिन मैं तो अपनी ही दुनिया में मस्त था, ना नहाने की सुध, ना खाने की फिक्र। गुल्ली है तो जरा सी लकड़ी की, पर उस जरा सी लकड़ी में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और मेलों का आनंद भरा हुआ था। मेरे हमजोलियों में, यानी मेरे बचपन के दोस्तों में, एक लड़का था। नाम था उसका गया। मुझसे 2-3 साल बड़ा रहा होगा। दुबला पतला शरीर, जैसे हड्डियों का ढांचा हो, लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बिल्कुल बंदरों जैसी, और उनमें बंदरों जैसी ही चपलता, वही फुर्ती। उसका रंग सांवला था, बाल बिखरे हुए, कपड़े अक्सर मैले कुचेले।
मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे भी या नहीं। वो कहाँ रहता था, क्या खाता था, ये हम में से किसी को ठीक से नहीं पता था। शायद वो गांव के सबसे गरीब तबके से आता था। शायद वो एक अछूत परिवार का हिस्सा था जिसे ज़माना हिकारत से देखता था। लेकिन गुल्ली के मैदान में वो अछूत नहीं था। मैदान में वो बादशाह था। वो हमारा चैंपियन था। उसकी उंगलियों में या शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि जिस तरफ वो खड़ा हो जाए उस तरफ की जीत पक्की समझी जाती थी। हम उसे दूर से आते देखते तो हमारा चेहरा खिल उठता। हम दौड़कर उसका स्वागत करते जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के बीच आ रहा हो। हर कोई उसे अपनी टीम में लेने के लिए झगड़ता था। गया की गुल्ली, उफ, वो गुल्ली को इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़े पर झपटती है। उसकी नज़र बाज की तरह थी और हाथ मशीन की तरह। उसका डंडा जब गुल्ली पर पड़ता तो गुल्ली हवा से बातें करती थी। एक दिन की बात है, सर्दियों की दोपहर थी। मैं और गया बस हम दो ही खेल रहे थे। बाकी लड़के शायद चले गए थे या आए नहीं थे। वो पदारा रहा था और मैं पद रहा था। ये तो आप जानते ही हैं कि पदने में बड़ा मज़ा आता है। हम दिन भर पद सकते हैं, लेकिन पदाने में 1 मिनट भी पहाड़ जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सज़ा मिल रही हो। मैं मज़े से गुल्ली उड़ा रहा था और गया बेचारा दौड़ दौड़ कर उसे ला रहा था। मैं मन ही मन चाहता था कि ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। लेकिन खेल का नियम तो खेल का नियम है। एक बार गुल्ली मेरे डंडे से चूक गई। मैं आउट हो गया। अब बारी गया की थी। उसे पदना था और मुझे पदाना था। बस यही मेरी नीयत डगमगा गई। पदाना किसे अच्छा लगता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली। मैंने कहा अभी तो खेल शुरू हुआ है, सूरज आंखों में लग रहा है, नियम ये नहीं वो है। मैंने वे सब बहाने बनाए जो शास्त्र विहित न होने पर भी हम लड़के अक्सर बनाते हैं। लेकिन गया, वो तो अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड छोड़ने वाला नहीं था। वो अड़ गया। जब मैंने देखा कि बातों से काम नहीं चलेगा तो मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया। उसका वो लोहे जैसा सख्त हाथ मेरी कलाई पर पड़ा। उसने डंडा तानकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। बड़े बहादुर बनकर पदने तो चले आते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदाऊं। ये कहाँ का इंसाफ है। दांव तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं भी थानेदार का लड़का था। अकड़ तो खून में थी। मैंने कहा, तो क्या मैं दिन भर गुलाम हूं तुम्हारा? मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है। गया ने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, खाने पीने नहीं जा सकते, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं छल्ला उठा। मुझे याद आया कि खेल शुरू होने से पहले मैंने उसे एक अमरूद खिलाया था। बस मुझे लगा कि मैंने उसे खरीद लिया है। मैंने ताना मारा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, याद है? फिर भी दांव मांगते हो। गया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने सपाट आवाज में कहा, वो तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्या सोचकर खिलाया था मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैंने तुमसे मांगा तो नहीं था। मैं हैरान रह गया। मैं समझता था कि न्याय मेरी तरफ है। आखिर मैंने उसे अमरूद खिलाया था तो उसे मेरा एहसान मानना चाहिए। कौन किसी के साथ बिना स्वार्थ के सलूक करता है? बेशा तक तो स्वार्थ के लिए देती है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ अपनी पदाने की बारी बचाना चाहता था। और ये अमरूद कोई सस्ता नहीं था, पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होते। ये तो सरासर अन्याय था। गया मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरा दांव दो, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अमरूद, अमरूद का क्या हुआ? जब मुझे लगा कि मेरी दलीलें काम नहीं कर रही हैं और उसके हाथ की पकड़ ढीली नहीं हो रही तो मैंने वो किया जो कमजोर लोग अक्सर करते हैं। मैंने उसे गाली दी। गया ने आव देखा ना ताव। उसने मुझे उससे भी कड़ी गाली दी। बात सिर्फ गाली तक नहीं रुकी। उसने हाथ उठाया और मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक। मैं सन्न रह गया। मैं थानेदार का लड़का और ये एक साधारण जाति का लौंडा, इसकी ये हिम्मत। मुझे गुस्सा भी आया और रोना भी। मैंने बचाव में उसे दांत से काट लिया। जवाब में उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी चीखें सुनकर शायद गया डर गया। उसे लगा होगा कि अब थानेदार साहब यानी मेरे पिता को पता चलेगा तो उसकी शामत आ जाएगी। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं वहीं मिट्टी में बैठा रोता रहा। फिर मैंने आंसू पोंछे, कपड़े झाड़े और घर की तरफ चल दिया। हैरानी की बात यह थी कि चोट लगने के बाद भी मुझे उस समय उस अपमान का एहसास नहीं हुआ जो आज होता है। मैंने घर जाकर किसी से शिकायत नहीं की। मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो लड़कों में मेरी बदनामी होगी कि मैं पिट गया, और दूसरा ये कि शायद गया को बहुत बुरी सज़ा मिलती। वो बचपन था साहब, जहाँ झगड़े होते थे, सिर फूटते थे, लेकिन दिलों में गांठें नहीं पड़ती थीं। उस घटना के कुछ ही दिन बाद पिताजी का तबादला हो गया। घर में उदासी छाई थी। पिताजी दुखी थे क्योंकि ये जगह ऊपरी आमदनी वाली थी। माँ दुखी थी क्योंकि उनकी पड़ोस की सहेलियाँ छूट रही थी। लेकिन मैं तो फूला नहीं समा रहा था। मेरे बाल मन में एक ही खुशी थी, नई दुनिया देखने की खुशी।
मैंने अपने दोस्तों से बड़े गर्व से कहा। वहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं, ऐसे कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के स्कूल में अगर कोई मास्टर लड़के को पीट दे तो उसे जेल हो जाती है। मेरे दोस्त मेरी इन बातों को आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी और मेरी आंखों में भविष्य का सपना। मैं चला गया। गांव पीछे छूट गया, वो पेड़ पीछे छूट गया और पीछे छूट गया गया। वो गया जिसे मैंने कभी दोस्त नहीं समझा था, बस खेलने का साथी समझा था। मुझे क्या पता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो ना वो गांव वैसा रहेगा, ना मैं वैसा रहूंगा और ना ही हमारा वो खेल। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कल जो बच्चा था आज वो बड़ा हो गया। कल जो थानेदार का बेटा था आज वो खुद एक बड़ा अफसर बन गया। कोई 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में दुनिया बदल गई। मैंने इंजीनियरिंग पास की, नौकरी मिली और इत्तेफाक देखिए मेरी पोस्टिंग उसी ज़िले में हो गई जहां मेरा बचपन बीता था। मैं अब उस ज़िले का दौरा करता हूं जहां कभी मैं नंगे पांव धूल में दौड़ता था। मैं उसी कस्बे में जा पहुंचा। डाक बंगले में ठहरा। कमरा बड़ा था, सुविधाएं थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस जगह को देखते ही, वहां की हवा को महसूस करते ही मेरे हृदय में बाल स्मृतियों की ऐसी बाढ़ आ गई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। शाम हो रही थी। मैंने अपनी अफसरी छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। एक अफसर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक प्यासे पथिक की तरह। मेरी आंखें उन जगहों को ढूंढ रही थीं जहां हम खेला करते थे, लेकिन हाय रे वक्त, यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ भी परिचित ना था। जहां कभी खंडर हुआ करते थे जिनमें हम चोर सिपाही खेलते थे, वहां पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का वो विशाल पुराना पेड़ था जिसकी जटाओं पर झूलकर हम आसमान छूने की कोशिश करते थे, वो अब एक सुंदर सजे धजे बगीचे में बदल गया था। पेड़ काट दिया गया था। शायद उसकी जड़ें विकास के रास्ते में आ रही थी। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर मुझे उस जगह का नाम और नक्शा पता ना होता तो मैं पहचान भी ना पाता कि ये वही मेरा गांव है। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से, उन पेड़ों से, उन धूल भरे रास्तों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वो दुनिया अब थी ही नहीं। मेरा मन कर रहा था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और पूछूं, तो मुझे भूल गई? मैं वही हूँ, तुम्हारा छोटा सा दोस्त। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। मुझे ये पक्की सड़कें नहीं चाहिए, मुझे वो धूल चाहिए। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। विकास ने यादों का गला घोट दिया था। मैं उदास कदमों से चल रहा था कि सहसा एक खुली जगह में मेरी नज़र कुछ लड़कों पर पड़ी। वे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं एक बड़ा अफसर हूँ। मैं भूल गया कि मैंने महंगा सूट पहन रखा है। मैं भूल गया कि मेरे साथ अर्दली और सिपाही नहीं है। मैं उस साहिबी ठाट बाट के खोल से बाहर निकल आया। मेरे अंदर का वो 20 साल पुराना लड़का जाग उठा। मैं उन लड़कों के पास गया। वे मुझे देखकर सहम गए। उन्हें लगा कोई साहब डांटने आए हैं। मैंने एक लड़के से बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? लड़कों ने खेल रोक दिया। एक लड़के ने अपनी गुल्ली और डंडा समेटा और डरी हुई आवाज में कहा, कौन? गया? गया चमार? उसने जब उसकी जाति का नाम लिया तो मुझे झटका नहीं लगा, बल्कि तसल्ली हुई कि हाँ, वही है। मैंने कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है क्या? शायद वही हो। लड़के ने कहा, हाँ है तो बुला लाऊं? मैंने उत्तर दिया, हाँ, अगर हो सके तो बुला लाऊं। लड़का दौड़ता हुआ गया। मैं वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मुझे पहचानेगा? क्या वो अब भी वैसा ही होगा? क्या हम फिर से वैसे ही बात कर पाएंगे? सवाल कई थे, पर जवाब कुछ ही पलों में सामने आने वाला था। कुछ मिनट बाद मुझे वो लड़का वापस आता दिखाई दिया और उसके साथ एक आदमी आ रहा था। मैंने दूर से देखा। एक 5 हाथ का लंबा काला देव, शरीर ऐसा जैसे पत्थर का बना हो, लेकिन चाल में वो पुरानी फुर्ती नहीं थी। वो गया था। मैं लपक कर उसकी ओर बढ़ा। मेरा मन हुआ कि दौड़कर उसके गले लिपट जाऊं। जैसे बचपन में हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, वैसे ही उससे लिपट जाऊं, पर मैं रुक गया। उसके और मेरे बीच अब सिर्फ हवा नहीं थी। हमारे बीच पद और प्रतिष्ठा की एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। मैंने रुककर कहा, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर बहुत ही अदब के साथ सलाम किया। उस सलाम में इज्जत थी, डर था, पर वो अपनापन नहीं था। वो बोला, पहचानूंगा क्यों नहीं मालिक, आप मज़े में रहें। मालिक, ये शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह चुभा। बचपन में वो मुझे तुम कहता था, गाली देता था, मेरे साथ लड़ता था, और आज मैं मालिक हो गया हूँ। मैंने अपनी भावनाएं छुपाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत मज़े में हूँ। तुम अपनी कहो, क्या करते हो आजकल? गया ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, डिप्टी साहब का सईस हूँ। मैंने पूछा, और वे पुराने साथी, वे सब कहाँ हैं? गया की आवाज़ में उदासी थी। माता दीन तो मर गया, दुलारे और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं ज़िले का इंजीनियर हो गया हूँ। गया ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो, या शायद उसे पहले से पता हो। बोला, सरकार तो पहले ही बड़े आदमी थे, बड़े होकर और बड़े हो गए।
उसकी उन गहरी आंखों में मैंने एक अजीब सा भाव देखा। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं वो पुरानी शरारत दिखे, कहीं वो पुरानी दोस्ती दिखे, पर वहाँ सिर्फ परायापन था। आज मैं उसके लिए दोस्त नहीं था, मैं सरकार था, मैं हुजूर था। बचपन में हम साथ खाते थे, साथ खेलते थे, तब ना मैं बामन था ना वो चमार था, तब हम सिर्फ दो लड़के थे। लेकिन आज समाज ने, दुनिया ने और इस अफसरी ने हमारे बीच खाइयाँ खोद दी थी। बातों का सिलसिला रुक रहा था, अजीब सी खामोशी थी। इस खामोशी को तोड़ने के लिए और शायद अपने बचपन को एक बार फिर जीने के लिए मैंने अचानक कहा, अच्छा गया, अब गुल्ली डंडा खेलते हो या नहीं? गया ने फीकी मुस्कान के साथ, जैसे किसी बच्चे की नादानी पर हंसते हैं, कहा, अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। खेल तो अब अमीरों के चोचले हैं, हम गरीबों को रोटी से फुर्सत मिले तब ना। मेरे अंदर का जिद्दी बच्चा मान नहीं रहा था। मैंने कहा, आओ आज हम तुम खेलेंगे जैसे बचपन में खेलते थे। गया सकपका गया, मैं और सरकार के साथ? नहीं सरकार, मेरी क्या मजाल। अरे मजाल कैसी, तुम पदाना हम पदेंगे। याद है ना तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर बाकी है, वो अमरूद वाला झगड़ा, आज वो दांव पूरा कर लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा एक गरीब मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झिझक रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप नहीं हो रही थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेल रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, ये अफसर साहब सूट बूट उतारकर एक मजदूर के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तमाशा बन जाएगा, भीड़ लग जाएगी। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, खेले बगैर रहा नहीं गया। आखिरकार तय हुआ कि हम बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलेंगे, जहाँ कोई हमें देखने वाला ना हो। मैंने पुराना गुल्ली डंडा वहीं से लिया और हम दोनों, मैं और गया, मेरी मोटर में बैठकर सन्नाटे की ओर निकल पड़े। मैं ड्राइव कर रहा था और गया बगल में सिकुड़ कर बैठा था। मैं गंभीर था, लेकिन अंदर से खुश था। लेकिन गया, उसके चेहरे पर ना उत्सुकता थी ना आनंद। वो शायद इसी उधेड़बुन में था कि ये साहब क्या कर रहे हैं और हम दोनों में जो अब जमीन आसमान का अंतर है, उसे कैसे पाटा जाए। गाड़ी धूल उड़ाती हुई बस्ती से 3 मील दूर एक पुराने तालाब के किनारे जा रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था, शाम का सूरज डूब रहा था, जेठ की लालिमा आकाश में फैली थी। मैंने कोट उतारा, टाई ढीली की, एक पेड़ पर चढ़कर एक नई टहनी तोड़ी और चटपट गुल्ली डंडा बना लिया। खेल शुरू होने वाला था। 20 साल बाद वही 2 खिलाड़ी आमने सामने थे। लेकिन क्या खेल भी वही होगा या फिर वक्त ने खेल के नियम भी बदल दिए थे? समय शाम के लगभग 6:30 बजे। दिनांक 15 जून 1961। सूरज ढल रहा था। हम बस्ती से दूर उस सुनसान जगह पर खड़े थे। खेल शुरू हुआ। मैंने गुल्ली उछाली। वो हवा में लहराती हुई गया के सामने से निकली। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो, लेकिन अरे, गुल्ली उसके हाथ से फिसल गई। मैं हैरान था। ये वही गया है जिसके हाथों में चुंबक लगा होता था, जिसकी हथेलियों में गुल्ली खुद ब खुद आकर चिपक जाती थी। चाहे गुल्ली दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ, उसकी पकड़ से बच नहीं सकती थी। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। खैर, मैंने पदाना शुरू किया। मैं मज़े से डंडा घुमा रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मैं खेल नहीं रहा था, मैं धांधली कर रहा था। मेरा अभ्यास छूट चुका था, तो उस कमी को मैं बेईमानी से पूरा कर रहा था। नियम के मुताबिक मैं कई बार आउट हो चुका था। गुल्ली डंडे से कम दूरी पर गिरती तो मुझे आउट होना चाहिए था, लेकिन मैं झपट कर गुल्ली उठा लेता और दोबारा डंडा लगा देता। ये साफ बेईमानी थी। गया ये सब देख रहा था। वो सारी धांधली देख रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खेल के सारे कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना जो कभी अचूक था, आज डगमगा रहा था। बचपन में अगर मैं ऐसी बेईमानी करता तो गया मेरी गर्दन पकड़ लेता, वो लड़ जाता। लेकिन आज वो चुप था। उसकी वो सरलता, उसका वो भोलापन मुझे अजीब लग रहा था। तभी टन से एक आवाज़ आई। गुल्ली मेरे डंडे से टकरा गई थी। साफ आवाज़ थी। मैं आउट था। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, डंडे में लग गई। और मैंने अनजान बनने का नाटक किया। मैंने कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। ना आवाज़ आई ना कुछ। गुल्ली तो डंडे के पास से निकल गई। गया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सच्चाई की चमक आई। उसने कहा, टन से बोली है सरकार, आवाज़ तो आई थी। मैंने ढिठाई से कहा, अरे किसी ईंट पत्थर से टकरा गई होगी, डंडे में लगती तो क्या मुझे पता न चलता? मेरे मुंह से ये सफ़ेद झूठ कैसे निकला, इसका मुझे आज भी अफसोस है। सच्चाई को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों जानते थे कि गुल्ली डंडे में लगी है, लेकिन गया ने क्या किया? उसने बहस नहीं की, उसने मान लिया। बोला, हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी कम आवाज़ थोड़ी होती। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। मैं फिर पदाने लगा, लेकिन असलियत ये नहीं थी कि गया बेवकूफ़ था। असलियत ये थी कि गया मुझे हराना नहीं चाहता था। वो मुझे आउट कर सकता था, पर उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब मैं उसका दोस्त नहीं था।
मैं साहब था और साहब लोग हारते नहीं हैं। अंधेरा गहराने लगा था, मैं थक चुका था। मैंने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा, चलो गया, अब तुम अपना दांव ले लो, अंधेरा हो रहा है। गया ने डंडा उठाया, लेकिन उसने खेला कैसे? उसने बस नाम मात्र के लिए खेला। 2 बार डंडा घुमाया पर दोनों बार गुल्ली को ठीक से मार नहीं पाया। 1 मिनट से भी कम समय में वो आउट हो गया। मैंने कहा, अरे अभी तो बहुत अंधेरा नहीं हुआ, एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हार मान गए। गया ने डंडा रख दिया और बोला, नहीं सरकार, अंधेरा हो गया है और फिर अब अभ्यास भी तो नहीं रहा, खिलाई छूट गई है। हम दोनों मोटर में जा बैठे। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। गया ने चलते चलते एक बात कही, कल यहाँ गुल्ली डंडे का बड़ा खेल होने वाला है, पुराने खिलाड़ी आएंगे, आप भी आइएगा। मैंने हामी भर दी, हम वापस आ गए। मैं रात भर खुश रहा। मुझे लगा, देखा, मैं आज भी चैंपियन हूँ। मैंने बचपन के चैंपियन गया को हरा दिया। मैं अपनी इस झूठी जीत के नशे में चूर था। अगले दिन दोपहर 3:15 बजे। अगले दिन मैं अपनी मोटर में बैठकर उस मैदान में गया जहां मैच हो रहा था। कोई 20-25 आदमियों की मंडली थी, भीड़ जुटी थी। खेल शुरू हुआ और आज मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। आज गया का खेल देखकर मैं दंग रह गया। कल वाला गया जो डंडा ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था, आज उसका खेल आसमान से बातें कर रहा था। उसकी एक एक हिट 200-200 गज की खबर ला रही थी। गुल्ली हवा में ऐसे तैरती थी जैसे कोई पक्षी हो और उसका निशाना बिल्कुल अर्जुन जैसा अचूक। खेल के बीच में एक युवक ने उसके साथ थोड़ी बेईमानी करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, गया का वो पुराना रूप जाग उठा। वो तमतमा गया। उसने ताल ठोक दी, बेईमानी नहीं चलेगी, दांव तो देना पड़ेगा। वो लड़का डर गया। गया का वो रौद्र रूप देखकर वो दब गया। मैं अपनी कार में बैठा बैठा ये तमाशा देख रहा था और जैसे जैसे मैं उसका खेल देखता गया, मेरी आंखों से वो पर्दा हटता गया। कल उसने मेरे साथ खेला नहीं था, कल उसने मुझे खिलाया था। जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं, जैसे हम जानबूझकर हार जाते हैं ताकि बच्चा रोए नहीं, कल गया ने वही किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, झूठ बोला, पर उसने जरा भी क्रोध नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो डरता था, बल्कि इसलिए कि वो मुझे खुश रखना चाहता था। वो जानता था कि मैं एक अफसर हूँ। अगर वो जीत जाता तो शायद अफसर साहब को बुरा लग जाता, अगर वो मुझसे लड़ता तो शायद मेरी तौहीन हो जाती। उस पल उस भीड़ भाड़ वाले मैदान के किनारे अपनी आलीशान कार में बैठे बैठे मुझे अपनी औकात समझ में आ गई। मैं जिसे अपनी जीत समझ रहा था वो दरअसल मेरी हार थी, और वो हार इतनी बड़ी थी कि उसने मेरे बचपन को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। गया अब मेरा जोड़ीदार नहीं था, मैं अब उसके लिए एक तमाशा था, एक ऐसा बालक जिसे खुश रखने के लिए मिठाई दी जाती है या जानबूझकर जिताया जाता है। मेरे और उसके बीच में अब एक दीवार खड़ी हो गई थी, पद की दीवार, प्रतिष्ठा की दीवार, पैसे की दीवार। इस दीवार के उस पार मैं सिर्फ एक अफसर था, दोस्त नहीं। मैं उसका दांव ले सकता हूँ लेकिन उसका प्रेम नहीं पा सकता। मैं उसे हुक्म दे सकता हूँ लेकिन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ नहीं सकता। वो छोटा हो गया है और मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि इस बड़े होने में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा वो बचपन, मेरा वो सच्चा दोस्त और मेरा वो गुल्ली डंडा, सब खो गया। काश मैं भी गया की तरह गरीब ही रह जाता तो कम से कम मेरा दोस्त तो मेरा रहता। तो ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद की, गुल्ली डंडा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कामयाबी अक्सर अपने साथ तन्हाई लेकर आती है। बड़े बनने की दौड़ में हम अक्सर उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। शायद आपको भी अपना कोई गया याद आया हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके पास भी बचपन की कोई ऐसी अधूरी याद है। हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में एक और नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखें। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ और लोगों तक पहुँच सकें। और अगर आप भी चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जैसी महान कहानियाँ इसी तरह सुनते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी मेहनत को नई ताकत, ऊर्जा देती है। और कमेंट में ज़रूर बताइए इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। जय हिंद।